आज मंगलवार है और आज मंगल ही होगा। ये कामना, ये प्रार्थना, ये दुआ, ये उम्मीद, ये भावना भारत 24 ही नहीं समूचे भारत की है। मैं जानती हूं कि आप जानते हैं, मैं बात उत्तराखंड में टनल में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगी को लेकर कर रही हूं। 16 दिन के इंतजार के बाद 17वें दिन मंगलवार की सुबह उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल से मजदूरों के मंगल का शुभ समाचार मिलना शुरू हो चुका है। 400 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन आज जो खबर आई है वो थोड़ा सा सुकून दे रही है। अभी भी हम उस लास्ट जिसे कहते हैं लैग में है, फेज में है। बहुत सेंसिटिव ये फेज है क्योंकि कुछ मीटर की खुदाई अभी होनी बाकी है और उसके बाद आर या पार हो जाएगा मामला। आर पार से मतलब ये है कि हम फिर उस इलाके में दखल दे चुके होंगे जहां पर हमारे 41 मजदूर अभी फंसे हुए हैं और वो चंद कदम की दूरी पर है। देश याद कीजिए, जब दिवाली का जश्न मना रहा था तब हमारे 41 वीर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में उस वक्त उस घोर अंधेरे में फंसे हुए थे। मजदूरों के फंसने की खबर आई, देश के कोने कोने से मजदूरों की सलामती की दुआ मांगे जाने लगी। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक हर तरफ मजदूरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए जाने लगे। अभी कुछ देर पहले एनडीएमए की तरफ से सैयद अता हसनैन की तरफ से, जनरल हसनैन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने कहा कि आज अच्छी खबर आ जाएगी। चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो बाहर तैनात कर दिए गए हैं। 41 के आसपास एम्बुलेंस जो है वो वहां बाहर तैनात है। ये अंदर की तस्वीरें हैं, चहल पहल आपको देखकर समझ में आ रहा होगा। और ये 8 तस्वीरें हैं जो बता रही है कि अंतिम पड़ाव में है वो अंतिम फेज, जहां पर मिशन जिंदगी दोबारा मिलेगी। एयरलिफ्ट की पूरी तैयारी है, एम्बुलेंसेस तैनात है और वहां पर बाहर इंतजार करते हुए तमाम मजदूरों, श्रमिकों के परिजन हैं। स्वागत की तैयारी, जश्न की तैयारी है। फूल माला लेकर वहां पर लोग गांव के आसपास के पहुंच रहे हैं। सीएम धामी जो है वो भी वहां पर मौजूद है और हमें ये जानकारी है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश के 8 मजदूर भी उसमें फंसे हुए हैं, तो उत्तर प्रदेश के टॉप लेवल के कुछ अधिकारी भी इस पर पूर्णतः नजर बनाए हुए हैं। इनफैक्ट वहां पर उनकी मौजूदगी भी है। हमारे साथ भी खास मेहमान मौजूद हैं। हम ये चाहते हैं कि जब इस खबर को हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए अभी आज की तारीख में कोई और खबर महत्वपूर्ण नहीं है। 41 जिंदगी हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। आपकी दुआएं, आपकी उम्मीद, आपकी पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा जरूरी है और इसीलिए हैशटैग ऑपरेशन जिंदगी पर आप @भारत24 पर हमें टैग कीजिए। अपने शुभ कामनाओं के संदेश हम तक पहुंचाइए। हम उन संदेशों को पढ़कर आप तक पहुंचाएंगे। जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये लाइव तस्वीरें हैं जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, सिलक्यारा टनल के आसपास की मौजूदगी उन तमाम लोगों की है जहां पर इस वक्त तैयारियां हो रही है। देखिए, एक मेकशिफ्ट अस्पताल जो है वो बनाया गया है। टनल के अंदर के आसपास का ही इलाका है जहां पर बेड्स की तैनाती कर दी गई है। वो तस्वीरें भी आप देखेंगे, बेड है, बेड के सामने चेयर है और वहीं पर देखिए सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशानी इस वक्त मजदूरों को होगी तो वो है डिहाइड्रेशन की। और भी जो परेशानियां हैं और जो लास्ट लैग है उसकी जो सेंसिटिविटी है उसको समझने के लिए हमने कुछ खास मेहमानों को आज इनवाइट किया है इस पैनल डिस्कशन में। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि राज्यसभा सांसद बीजेपी की हमारे साथ जुड़ेंगी, जो कि इस पूरे मिशन पर नज़र बनाए हुए हैं। कल्पना सैनी जी हमारे साथ, डॉक्टर DK गुप्ता जुड़ चुके हैं, फेलिक्स अस्पताल के चेयरमैन हैं हमारे साथ। इस पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर आनंद आर्य, हम तस्वीरों पर अगर जाएं जी, डॉक्टर आनंद आर्य पर्यावरणविद जो हैं वो भी आपको स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। पंकज चौधरी जी DIG हैं कम्युनिटी पुलिसिंग के, और अमित कुमार वर्मा टनल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रीति पांडे को आप देख रहे हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। कल्पना सैनी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ज़रा उनका रुख करते हैं। कल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमें ये जानकारी है कि आप लगातार पैनी नज़र बनाई हुई है क्योंकि आप ही का वो इलाका है। ऐसे में क्या जानकारी इस वक्त आपको क्या जानकारी मिल रही है? धन्यवाद रूबिका जी। जी मैम। और समस्त दर्शकों को और मेरे सहयोगी साथ में जितने भी आदरणीय जुड़े हैं उन सभी को नमस्कार। हम अपने उस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण होने का समय आ गया है। इस समय वहां पर उनको निकालने के लिए डॉक्टर्स अंदर जा चुके हैं, पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, एम्बुलेंस आ चुकी हैं, बेड लग चुके हैं और बहुत जल्द
हमारे वो 41 भाई हम सब के बीच सकुशल कल्पना जी, आप मुझसे जब बात कर रही हैं उसी वक्त एक बड़ी खबर आई है। मैं बस दर्शकों को बड़ी खबर बता देना चाहती हूँ। 3 घंटे से पुष्कर सिंह धामी उस टनल के अंदर मौजूद थे और अभी कुछ देर पहले वो काफिला पुष्कर सिंह धामी का निकला है वहां से। यानी अंदर से एक मंगल खबर, एक अच्छी, एक शुभ खबर मिलने वाली है, जैसा कि इस वक्त हमें बाकायदा कल्पना सैनी जी भी बता रही हैं, जो कि राज्यसभा सांसद है भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड से। वापस उनका रुख करते हैं। कल्पना जी, माफी चाहती हूँ, लेकिन बीच बीच में जब ये बड़ी खबरें आएंगी तो मुझे दर्शकों को बताना पड़ेगा। जैसे अभी पुष्कर सिंह धामी जी निकले हैं वहां से। हाँ, निकले हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी निरंतर वहां मौजूद रहे। उन्होंने अपना कैंप कार्यालय बना लिया और हर गतिविधि पर नजर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की रही। और 20 टीम तो काम कर ही रही थी, पर जब बीच में अगर मशीन ने साथ छोड़ा तो तब हमारी सेना भी और हमारे एक और टीम जो अक्सर कोयले की सुरंग में काम करती है, रेड माइनिंग वाली टीम भी इसके साथ जुड़ गई। ईश्वर का भी साथ मिला और निरंतर प्रार्थना पूरे देश में हमारे 41 भाइयों के लिए की जा रही थी और वो उसमें भी सफलता मिली। ईश्वरीय वरदान भी हुआ और हमारे समस्त संसाधन जो जुटे थे, हमारी सब प्रशासन की टीम रही हो या वहाँ के क्षेत्र के लोग, सब जिस तरह से लगन से वहाँ काम कर रहे थे उसमें सफलता मिली। कल्पना जी, आप तो बेहतर हमसे ज्यादा जानकारी रख रही होंगी। अभी आप तमाम लोगों के संपर्क में भी होंगी। अभी हमारी स्थिति क्या है, हम मजदूरों से कितनी दूर हैं और क्या वो दिक्कतें हैं या चैलेंज है जिनको हमें ध्यान में रखना होगा? हमारे जो खुदाई का काम था वह पूरा हो चुका है। डॉक्टर अंदर जा चुके हैं। हमारे एम्स की टीम भी अलर्ट मोड पर है। वहाँ बेड्स लग चुके हैं, वहाँ हमारी एम्बुलेंस चली गई है। देखिए कि वो इतने लंबे समय तक अंदर हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण तत्काल होगा और उन्हें उसी तरह से ट्रीट किया जाएगा जिस तरह से करना चाहिए जी। सारे के सारे जितने भी वहाँ पर हमारे 41 भाई हैं वो सब स्वस्थ हैं, वर्तमान में सुरक्षित हैं। हाँ। और अति शीघ्र वो हम सब के बीच होंगे। उनका निकालने की प्रक्रिया बहुत जल्द आ रहा है। तो कल्पना जी, एक बड़ी खबर आप दे रही हैं कि खुदाई का काम रुक चुका है, मतलब खत्म हो चुका है कंप्लीटली। हाँ बिल्कुल। तो फिर अब कौन सा लैग बचता है? अब हम किस फेज में? मुख्यमंत्री उसी के बाद बाहर निकले हैं और टनल के अंदर डॉक्टर्स की टीम जा चुकी है। टनल के अंदर डॉक्टर की टीम जा चुकी है। खुदाई का काम रुक गया है, यानी क्या अब हम मजदूरों को देख रहे हैं? पूरा हो गया है। मैंने रुकना नहीं कहा, मैंने हाँ, कहा पूरा हो गया है। तो ये कल्पना जी, एक तो हो रहा था हॉरिजॉन्टल खुदाई का काम, ड्रिलिंग का काम, और एक हो रहा था रैट माइनर्स की तरफ से काम। ये दोनों ही इस वक्त खत्म हो चुके हैं। इस समय हमारी सुरंग वो खुल चुकी है। हमारी जो हमारे भाई वहां फंसे हुए थे उन पर पहुंचने का रास्ता खुल चुका है। कल्पना जी, इस वक्त एक बड़ी खबर दे रही है, जरा भारत 24 के दर्शकों को ये बड़ी खबर बताइए। कल्पना सैनी जी, जो कि वहां की सांसद हैं, वो ये बता रही हैं कि टनल का काम जो है वो पूरा हो चुका है, रोका नहीं, वो पूरा हो चुका है। डॉक्टर्स की टीम अब टनल के अंदर जा चुकी है और अब वो रास्ता साफ हो गया है जहां से हम मजदूरों को बाहर लाने का काम शुरू करेंगे। ये इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। पुष्कर सिंह धामी, जो कि टनल के अंदर 3 घंटे तक रुके हुए थे, वो बाहर निकल चुके हैं और कल्पना सैनी जी हमें बता रही है कि तैयारियां पूरी है। वहां मेकशिफ्ट अस्पताल जो है वो बनाए गए हैं, डॉक्टर्स की टीम वहां पर मौजूद है। कल्पना जी, आप कह रही है कि लगातार मजदूरों के संपर्क में है और सबकी स्थिति अभी बेहतर है, मतलब ऐसा कोई नहीं है जिनको फौरन अस्पताल ले जाना पड़े। नहीं, 8 बेड हमने टनल के अंदर लगाए भी हैं जी। डॉक्टर्स की टीम पूरी मौजूद है। हमारा एम्स अलर्ट मोड पर है। किसी तरह की कोई भी असावधानी नहीं की जाएगी। हमारे 41 के 41 भाई सुरक्षित आएंगे और सुरक्षित रहेंगे। कल्पना जी, बस एक और महत्वपूर्ण सवाल, आपको कोई जानकारी है कि कब तक आ सकते हैं? क्योंकि इससे पहले कहा गया था कि 4 बजे हमें उनके चेहरे देखना नसीब हो जाएगा, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि दूसरी तकनीकी चैलेंजेस होते हैं,
लेकिन अब ऐसी कोई जानकारी कल्पना मैम कि कब तक हमें उन तमाम मजदूरों की खैर खबर मिल जाएगी कि ये सुरक्षित अब बाहर आ चुके हैं? देखिए, बाहर तो अभी नहीं आए हैं, पर बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। उनके आने के रास्ते सुगम हो गए हैं। उनके लिए पूरी सावधानी के साथ अंदर 8 बेड लग चुके हैं। डॉक्टर्स की टीम जा चुकी है। 3 घंटे से हमारे मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे, वो भी अब बाहर हैं। और 3 तरफ से हमारा काम चल रहा था। बड़कोट की तरफ से भी सुरंग पर काम चल रहा था, वर्टिकल भी चल रहा था, और रेत माइनिंग वाले लोग भी अंदर थे। आप और हम सब जानते हैं, पूरा विश्व और पूरा देश जानता है कि एक बड़ी आपदा थी, और हम उस कच्चे पहाड़ के अंदर हमारे 41 भाई थे, और टनल चूंकि बनी थी उसमें लोहे का जाल भी था, कहीं पानी भी आ जाता था, मिट्टी भी थी, और अभी निकलना बाकी है, क्योंकि उन्हें निकालना है बाहर। और हम 100% आशावान है कि हम अति शीघ्र उन सबको अपने बीच पाएंगे। समय की दूरी तो कुछ भी नहीं बताई जा सकती। कल्पना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी बताने के लिए। और हम भी यहाँ पर बैठकर यही दुआएं कर रहे हैं जो आप कर रही हैं कि हम आशावान हैं, हमें आशा भी है और पूर्ण भरोसा भी है कि वो मजदूर सुरक्षित जो हैं वो अपने परिवारों के पास पहुंच जाएंगे। कल्पना जी, दोबारा हम कोशिश करेंगे आपसे संपर्क करने की जब मजदूर बाहर आ चुके होंगे। लेकिन कल्पना सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद उत्तराखंड की, वो इस वक्त हमें जानकारी दे रही थी महत्वपूर्ण। और इस वक्त अक्षय मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, सारे खास मेहमान भी मौजूद हैं। और देखिए, ठीक टनल के बाहर अक्षय की मौजूदगी, यानी ग्राउंड जीरो पर मेरे सहयोगी अक्षय आपको नजर आ रहे हैं। अक्षय, काफिला पुष्कर सिंह धामी का वहां से निकल गया है, इसके माने क्या? कल्पना सैनी जी कह रही हैं कि काम पूर्ण हो चुका है खुदाई का, डॉक्टर्स की टीम वहां पहुंच चुकी है। जी बिल्कुल, डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। ये माना जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस को ख़त्म होने में बस कुछ ही समय का समय शेष है। ये कहा जा रहा है कि जो मजदूर, उनके परिजन हैं, एकदम हमारे पीछे रेस्क्यू जो टनल है, टनल के पास ही एकदम मौजूद हैं। पिछले 3 घंटे से सभी इंतजार कर रहे हैं अपने परिजनों का, जो पिछले 17 दिन से इस टनल में फंसे हैं। रूपिका, हमें भी इंतजार है उसी घड़ी का जब पहली बार उनका चेहरा देखेंगे। 17 दिन बाद उनकी वापसी होगी। आप तस्वीरों को देख सकते हैं कि ये रेस्क्यू जो टनल है सामने, अक्षय, यहीं से निकाले जाएंगे मजदूर? इसमें मजदूर फंसे हैं। हाँ। टेंट लगाए गए हैं। जी बिल्कुल, यहीं से निकाले जाएंगे। और अभी आप देख सकते हैं कि मूवमेंट थोड़ी सी कम है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी यहाँ से चले गए हैं। लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें अंदर हैं, आर्मी के जवान अंदर हैं, आईटीबीपी ये मुख्य सुरक्षा यहाँ पर कर रही है ताकि कोई अवांछित व्यक्ति यहाँ न जा सके। इसके अलावा जो मजदूरों के परिजन हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं, जो यहाँ पर एम्बुलेंस है पूरी तैनाती कर दी गई है। सुबह लगभग दोपहर 2 बजे के बाद से ये एम्बुलेंस की तैनाती की गई है। हाँ। ये माना जा रहा है कि जल्द ही ऑपरेशन खत्म आप होगा। तो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। हाँ। और मेडिकल की टीम अंदर है। ओके, आप तो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, हम यहाँ सब स्टूडियो में मौजूद हैं। तो कुछ हमारे बेसिक सवाल हैं, मैं चाहती हूँ वो बेसिक सवाल आप ही जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आप वहाँ ग्राउंड जीरो पर हैं। पहला तो ये कि वहाँ ठंड बहुत ज्यादा है, और अगर है तो फिर वो मजदूर जो कि डिहाइड्रेटेड होंगे और 10 तरीके की उनको और दिक्कतें हुई होंगी, 17 दिन वहां पर रहे होंगे, सूरज की रोशनी उनको नहीं मिली होगी, तो यहाँ से उनको फौरन का फौरन ले जाया जाएगा। अगर फौरन ले जाया जाएगा तो ये सारे सवाल एक साथ मैं पूछ रही हूँ, इन सबके आप जवाब दे दीजिएगा अक्षय। पहला तो ठंड कैसी है वहां पर, रात को रुकने का इंतजाम है क्या वहां पर? अगर अस्पताल है तो वो क्या 35 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां पर कैसे लेकर जाएंगे? और दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि चिनूक हेलीकॉप्टर वहां पर तैनात कर दिया गया, वो इमरजेंसी के लिए है कि नहीं, जैसे ही मजदूर बाहर आएंगे चिनूक में सवार होंगे और उनको फिर बेहतर जगह पर लाया जाएगा? ये सारे सवाल हम सबके जहन में हैं। देखिए, पहला तो आपने सवाल पूछा कि ठंड कैसी है। हाँ। तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं, पहाड़ का मौसम है, बारिश भी सुबह हुई है, तो ठंड तो आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस समय लगभग 7 से 8 डिग्री होगी ज़्यादा से ज़्यादा, जो मुझे उम्मीद है। अभी हालांकि मैंने चेक नहीं किया है। लेकिन दूसरा सवाल आपने जो पूछा कि फ़ौरन मजदूरों को ले जाया जाएगा, तो फ़ौरन मजदूरों को नहीं ले जाया जाएगा। यहाँ पर जो मेडिकल टीम मौजूद है, पहले स्वास्थ्य परीक्षण वो करेगी, क्योंकि टनल के अंदर मौजूद है, और वो टनल से बाहर निकलेंगे तो अल्टीमेटली
उनका जो टेम्परेचर होगा वो टनल से मैच करना चाहिए जो बाहर निकलते समय। ठीक है। उसके लिए सुविधाएं यहाँ पर रखी गई हैं। 2 मेडिकल की टीमें रूबिका यहाँ पर मौजूद है और डॉक्टरों की टीम निगरानी उनका पहले करेगी और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही लगेगा कि क्योंकि गर्म कपड़े भी वहाँ पर भेजे गए हैं मजदूरों के लिए, गर्म कपड़े भेजे गए हैं, शॉल्स भेजे गए हैं, उनको पहनने के लिए गर्म कपड़े भेजे गए हैं, तो वो इस्तेमाल में लाए जाएंगे। दूसरा नंबर यहाँ मेडिकल टीम जांच करेगी और मेडिकल टीम लगेगा कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है तो फिर एम्बुलेंस के ज़रिए वो कोशिश करेंगे पहले यहाँ 5 किलोमीटर जो हेलीपैड बनाए हैं वहाँ पर ले जाया जाए, वहाँ से एयरलिफ्ट किया जाए, लेकिन उसकी संभावना कम मुझे दिखती है क्योंकि यहाँ से ये माना जा रहा है कि क्योंकि मजदूरों की स्थिति अच्छी बताई जा रही है, अभी तक बहुत अच्छी बताई जा रही है, तो यहाँ पर प्राथमिक जाँच करने के बाद लगभग 32 से 34 किलोमीटर चिन्याली सौड़ एक जगह है, कमांडिंग अस्पताल वहाँ पर बनाया गया है, वहाँ पर 41 बेड पूरी तरह से तैयार हैं। इसके अलावा उत्तरकाशी जो जिला अस्पताल है वहाँ पर भी बेड्स का इंतजाम किया गया है। तो यहाँ से पहले यहाँ प्राथमिक उपचार दिया जाएगा, स्थिति देखी जाएगी और उसके बाद इन तमाम एम्बुलेंसों के जरिए जो एम्बुलेंस यहाँ पर लगाई गई हैं 41-42 एम्बुलेंस लगाई गई हैं, इन एम्बुलेंस के जरिए उनको कमांडिंग अस्पताल चिन्याली सौड़ ले जाया जाएगा। लेकिन फिलहाल अब पुष्कर सिंह धामी निकल चुके हैं, ये माना जा रहा है कि ऑपरेशन अंतिम क्षण में है। हालांकि उन्होंने मीडिया से ये बात नहीं की, लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्द ही मजदूर हमारे सामने होंगे जो पिछले 17 दिन से यहाँ पर जिंदगी की जंग जीत रहे हैं। ओके अक्षय, अब एक और महत्वपूर्ण सवाल वो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले तमाम जो मेरे मेहमान हैं उनका रुख कर लेती हूँ। सबसे पहले डॉक्टर DK गुप्ता हमारे साथ जो फेलिक्स अस्पताल के चेयरमैन हैं, MD हैं, उनका रुख करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर 17 दिन तक मैं किसी टनल में फंस जाऊं तो कौन कौन सी वो दिक्कतें होंगी जिसका ख्याल रखा जाएगा सबसे पहले जब मैं बाहर निकलूंगी? इतना तो मैं जानती हूँ कि सूरज नहीं दिख रहा है तो विटामिन C और विटामिन D ये 2 बड़ा कॉमन सा है, लेकिन और कौन कौन सी इश्यूज हो सकते हैं? देखिए रूबिका, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको, आपके चैनल को, थैंक यू सर। क्योंकि जो धर्मवीर जो सूर्य जो निकल रहे हैं, देश में निकल रहे हैं, उन्होंने उनका जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वरना कोई 17 दिन तक रहता तो फियर ऑफ फेलियर, लॉस ऑफ लाइफ और एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, जो क्लॉस्ट्रोफोबिया है, ये ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स सोल्यूशन को क्या नाम पैल्पिटेशन होना, एंजाइटी होना, ये ऐसे साइकोलॉजिकल बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो लोग जी नहीं पाते बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल इफेक्ट की वजह से, प्रेशर की वजह से। बट मीडिया ने, बाकी सरकार ने, लोगों ने जो रेस्क्यू टीम है उन सबका हौसला बनाए रखा, डॉक्टरों की टीम में उनसे बात करते रहे, उनको टाइम खाना मिलता रहा, तो कहीं कहीं बहुत बड़ा सपोर्ट अभियान चलता रहा, इसलिए उनका जो मेंटल हेल्थ है बहुत स्ट्रॉन्ग अभी तक बना हुआ है और शायद उसके साथ भी बाहर निकलेगा। दूसरा जो फैक्टर है फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं। फिजिकल हेल्थ में जब कोई 15-20 दिन लगातार ऐसे रहता है तो डिहाइड्रेशन है या उनका मेल न्यूट्रिशन है, मसल वेस्टिंग है, इवन स्टार्ट हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, बहुत सारे स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, हेडेक हो सकता है, ब्लड प्रेशर लो होने के साथ साथ पैल्पिटेशन हो सकता है, एक कॉन्स्टिपेशन हो सकता है उनको, तो ऐसे बहुत सारी जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो हो सकती है। तो इसलिए जब उनको निकाला जाएगा तो उनका इसलिए वहाँ पे टनल के अंदर जो बताया गया कि 8 बेड बनाएंगे, उनका पहले इनिशियल असेसमेंट करा जाएगा, मतलब उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, उनका ब्लड प्रेशर कैसा है, एयरवे कैसा है, ब्रीथिंग कैसी है, कुछ चेस्ट में कंजेशन तो नहीं है। इनिशियली उनको अगर जरूरत पड़ेगी तो फ्लूइड देना है ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए, हाइपोग्लाइसीमिया है तो उनको ग्लूकोज देना है, तो पेन है, बॉडी में दर्द है तो पेन किलर देने हैं, एंटासिड्स देने हैं और कोई सपोर्टिव मेडिकेशन देना है, ऑक्सीजन देनी है, नेबुलाइज कराना है, वो सारा चेक करके स्टेबलाइज करके, मतलब ट्रायज वाला एरिया उन्होंने अंदर टनल केंद्र बना दिया है, सो दैट उनको इनिशियल असेसमेंट करके इनिशियल जो ट्रीटमेंट है वो किया जा सके, स्टेबलाइज किया जा सके। अगर जो क्योंकि तो उनको नियर बाय जो सेंटर जहाँ पे हमने। थैंक यू डॉक्टर साहब, मतलब कुल मिलाकर जो इनिशियल स्टेज होगी वो आपने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है। अमित कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद है। अमित कुमार जी, अभी जो सैनी मैडम थी वो हमें ये बता रही थी, कल्पना सैनी जी, वो हमें ये कह रही थी कि खुदाई का काम पूर्ण हो चुका है, अब हमें उन तक पहुँचना है। अब एक आम आदमी कहेगा खुदाई का काम पूरा हो गया है तो मतलब मैं आखिरी उस पॉइंट पर थी, मैंने खोदा, आप टनल में फंसे हैं तो मुझे आप दिख गए। क्या ये है स्थिति या नहीं? हम नहीं समझ पा रहे हैं कि टनल का जो वहां पर ज्योग्राफी होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। तो कुछ दिनों पहले एक एंडोस्कोपी से एक कैमरा भेजा गया अंदर। हाँ। उससे मजदूरों ने बात भी की थी कुछ दिनों पहले। हाँ। तो उस इमेजेस को देख के ये लग रहा है कि मजदूर काफी अंदर कंफर्टेबल स्टेट में हैं, क्योंकि एक पाइप जो है ऊपर से डाला गया है जिसमें फूड और पानी ये सब उनको सप्लाई की कंटिन्यूअस सप्लाई हो रही है। ऑक्सीजन भी अच्छे लेवल पे वेंटिलेशन अंदर दिया जा रहा है, तो मजदूर काफी कंफर्टेबल स्टेट में है। तो जब हम उस पाइप के द्वारा
उसके अंदर एक रेल है छोटी सी, आप देखेंगे जो अंदर से डेब्रिस निकाला जा रहा है, वो काफी आधे मीटर के आसपास का लंबाई है, और उससे अंदर मलबे को निकाला जा रहा है जो पहियों पे लगा हुआ है। तो मुझे लगता है जब उनको निकाला जाएगा तो उसी ट्रॉली को अंदर भेजा जाएगा और एक एक करके बिठा के उनको वापस खींचा जाएगा, बाहर लेकर आएंगे। अच्छा। आफ्टर चेक करने के बाद जो डॉक्टर की टीम उनको चेक कर लेगी उसके बाद। हाँ, मतलब वो जो हमें ये लग रहा है कि पूरी दीवार गिर जाएगी और सब कुछ एकदम क्लियर होगा, मजदूर एकदम बाहर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एक छोटा सा होल टाइप होगा मेरे ख्याल से, और जैसा आप बता रहे हैं कि एक एक करके मजदूर को निकाला जाएगा और उसमें वक्त लग सकता है। हमारे साथ यहाँ पर प्रीति पांडे जी भी मौजूद है। प्रीति जी, आपका मैं रुक करूँ उससे पहले पंकज चौधरी जी का मैं रुक करना चाहती हूँ, जो कि डीआईजी कम्युनिटी पुलिसिंग के। पंकज जी, अब आपके लिहाज से सबसे महत्वपूर्ण क्या है पोर्ट डीआईजी कम्युनिटी पुलिसिंग के? जी देखिए रुपका जी, सबसे इम्पोर्टेंट इस समय है कि जो रेस्क्यू का ऑपरेशन है वो लगभग कंप्लीट होने जा रहा है। अब मेडिकल सपोर्ट और मेडिकल टीम का काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जैसे जैसे ये मजदूरों को एक एक करके निकालेंगे, जो टाइमिंग है उनकी निकालने का ड्यूरेशन जो 3 से 5 मिनट का है, वो बड़ा क्रूशल होगा, क्योंकि वो एक एक करके वो बाहर निकाले जाएंगे। और जो टेम्परेचर, जैसे कि अंदर का जो टेम्परेचर है, बाहर का टेम्परेचर है, उनके जो मानसिक अवस्था है, उसका जो एक्चुअल जो एनालिसिस जो लोकल लेवल पे होगा, उसके साथ जो हॉस्पिटल्स में उनको एडमिट करना है, तमाम चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि एनडीआरएफ और आर्मी जितने भी एक्सपर्टाइज के साथ साथ जो प्राइवेट एजेंसीज ने काम किया है, उन्होंने लगभग अपना काम कर दिया है, और एक सुखद और सफल एक सूचना जो है वो लगभग सभी को प्रेषित हो चुकी है। अब वो समय का इंतजार है कि कब वो ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है। हमारे से डॉक्टर आनंद आर्य भी हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं। सर, इस पर हमने बहुत बारी डिस्कस किया है, इनफैक्ट हमने बड़े बड़े शोज़ किए हैं कि यहाँ पर टनल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, कि यहाँ पर खुदाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर आर्य, आज जो महत्वपूर्ण है ये है कि वो टनल में फंसे मजदूर और उनको किसी तरह निकालना है। आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि वहाँ की मिट्टी जो है उसकी जानकारी हमको नहीं है। क्या अभी भी वो स्थिति बनी हुई है कि खुदा ना खास्ता कुछ ऊपर नीचे हो जाए? आर वी इन द मोस्ट सेंसिटिव फेज राइट नाउ सर? नहीं, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि बहुत ही सेंसिटिव स्टेज है इस समय मजदूरों को निकालना। ये अच्छी बात है कि ट्रेमेंडस एफर्ट हैज बीन पुट इन, कि जिसकी वजह से हम मजदूरों तक पहुंच गए हैं, और अब ये दिख रहा है कि वो बाहर आ जाएंगे। जहाँ तक कि ऐसा कोई इमिनेंट मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा कोई इमिनेंट खतरा है कि भाई एकदम से टनल कहीं दोबारा गिरेगी या कुछ होगा, क्योंकि अब आप वहाँ तक पहुँच चुके हैं और डेब्री जो वहाँ पे है वो एक तरह से क्वेश्चन एब्जॉर्बर, आपका शॉक एब्जॉर्बर बन गया है। और अब आप उस जो डेब्री है उसके अंदर आपने जो एक पाइप डाला, उसके थ्रू आप आदमियों को निकाल रहे हैं। इसमें 2-3 चीज़ हैं जो मैं कहूँगा कि जिनका पर्यावरण से इस समय संबंध नहीं है। वो ये है कि इसकी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो पहले कलेक्ट कर लेनी चाहिए थी, और जिसके लिए कुछ स्टेप्स लिए जाने चाहिए थे, वो नहीं लिए गए हैं। क्योंकि जैसा हम देख रहे हैं पिछले 1 हफ्ते से कि अब आए बाहर, इसके आगे कुछ नहीं है, वो नहीं है। और अब देखिए, आपने माइनर्स को बुलाया, आपने जो अटल टनल है उनके एक्सपर्ट्स को बुलाया, तो और जो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक सिस्टम है, वो जो बेसिक सिस्टम है कि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो किसी भी तरह, चाहे वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको उसकी एप्लीकेबिलिटी ना हो, पर इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। जैसे आपके ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार्स थे, ये तो पहले दिन से पूरी मैपिंग हो जानी चाहिए थी। खैर, अब तो वो निकल के आ रहे हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि पर्यावरण के हिसाब से अगर हम देखें तो जिस तरह का एक्सप्लॉयटेशन इस पर्टिकुलर हिमालय रेंज के अंदर हो रहा है, उत्तरकाशी में खासकर, वो बहुत ही खराब है। तो वो मेरे हिसाब से क्या, वो जितने भी जिन्होंने भी जियोलॉजी पढ़ी है या जो पर्यावरण को देखते हैं, वो आज से नहीं, कम से कम 25 साल से 30 साल से वो यही कह रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह के डैम नहीं बनने चाहिए, इस तरह की टनलिंग नहीं होनी चाहिए।
तो और इसके सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम यहाँ पे की गई है वो उसके लिए तो मैं ये कहूँगा कि केंद्रीय सरकार और जो हमारी जो स्टेट की सरकार है, ये दोनों की दोनों ही बहुत जिम्मेदार हैं। क्योंकि देखिए, एक हमारे यहाँ 2006 के अंदर एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के रूल्स बनाए गए थे। हाँ। इतने अच्छे रूल्स बनाए गए थे कि उसकी वजह से आपको किसी भी तरह का कोई भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें डिफाइन किया गया था कि किस किस प्रोजेक्ट के लिए आपको चाहिए। अब उसमें जितने भी मेजर हाईवेज थे उनके लिए हमको एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होनी चाहिए थी और उसकी रिपोर्ट आनी चाहिए, और उसके बेसिस पे आपको क्या प्रिकॉशनरी मेजर लेने हैं और क्या मिटिगेटिंग मेजर्स लेने हैं, आपको किस तरह से आपको जो अगर आपके मेजर इश्यूज आएंगे उनको आप एलिवेट कैसे करेंगे, ये सब उसके अंदर था। अब अनफॉर्चुनेटली कुछ साल पहले जैसे ही बहाना तो बनाया गया देश की सुरक्षा का कि हमको ऑल वेदर रोड चाहिए, डेफिनेटली चाहिए, देश की सुरक्षा के साथ आप कुछ भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। पर उसको आपने ऐसा प्रोजेक्ट बना लिया कि ये तो एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो गया। आप दिल्ली बम्बई हाईवे बनाते हैं या बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे बनाते हैं तो उसकी एक डिफरेंट उसका डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट है। यहाँ पे आपको सबसे पहले जियोलॉजी समझनी है। क्या ये पहाड़ इतना वो सहन कर सकता है क्या? सुनिए, इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि किया गया, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के रूल्स बदल दिए। मैं सच में आपकी बात को और डिटेल में सुनना चाहती हूँ, क्योंकि आपने बकायदा इस पर रिसर्च की होगी। आप ये कह रहे हैं कि दोनों के पैमाने अलग होते हैं। सिक्योरिटी के लिहाज से बनने वाले टनल अलग किस्म के होते हैं, डेवलपमेंट के लिहाज से बनने वाले टनल अलग किस्म के होते हैं। मुझे लगता है इस पर हमें डिस्कशन आगे रखना चाहिए, लेकिन हाल फिलहाल मैं मजदूरों को लेकर, और मुझे पता आप भी और बाकी तमाम लोग मजदूरों को लेकर बहुत चिंतित होंगे, वो सकुशल किसी तरह से बाहर आ जाए। प्रीति पांडे भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। प्रीति, ऐसी कोई जानकारी जो आप दर्शकों के साथ साझा करना चाहे? और दूसरा ये कि इस मसले पर जो है सिर्फ ऐसा नहीं कि उत्तराखंड की सरकार, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, वो तमाम, झारखंड, उड़ीसा, ये वो राज्य है जहां से मजदूर पहुंचे थे टनल का काम करने के लिए, जो अभी फंसे हुए हैं। रुबिका जी, देखिए, ये जो टॉपिक है वो इतना सेंसिटिव टॉपिक है कि मुझे लगा नहीं था कि कोई चैनल इस पर डिबेट कर सकता है। तो हैट्स ऑफ टू यू कि आप इतने बड़े एक टॉपिक पे आप आज बात कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब पूरा देश भारत में दिवाली मना रहा था, तब हमारे 41 कर्मवीर जो हैं वो इस टनल में फंसे थे, और जिस धैर्य से, बिना डरे, बिना घबराए, पिछले इतने दिनों से वो वहाँ बैठे। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी, क्योंकि एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट तो आपने बिठाया, लेकिन ये मुद्दा डिबेट का टॉपिक का ये है ही नहीं पॉलिटिकल, ये बहुत सोशल मुद्दा। आम आदमी को क्या समझ में आता है कि आम आदमी को समझ में आता है कि 41 लोग, मतलब 41 परिवार, किसी के परिवार में 5 सदस्य होंगे, 2 सदस्य होंगे, 10 सदस्य होंगे, उनका मनोबल किसी भी तरह पूरे देश के लोगों को तब तक बढ़ाए रखना होगा जब तक वो सुरक्षित बाहर नहीं आ जाते, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एक आम आदमी के तौर पे मुझे ये, देखिए, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, जैसे आपने बहुत सारी सवाल इन लोगों से पूछे, तो आपने कहा कि हमें नहीं पता कि खुदाई होगी तो कैसे दिखेगा, दृश्य कैसा होगा, लोग कैसे बाहर आएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जहीं पे भी टनल बनाए जाते हैं, और हमें पता है कि मजदूर, अभी एक फिल्म आई थी बहुत बड़ी, इस फिल्म का नाम था रानीगंज, जिसमें हम लोगों ने सेम ये चीज़ अभी कुछ दिनों पहले देखी है। तो मुझे नहीं पता था कि भारत में भी ऐसी कोई आपदा आने वाली है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जहाँ पे भी हम टनल बना रहे हैं देश के किसी भी कोने में, वहाँ पे सेफ्टी मेजरमेंट्स, क्योंकि मजदूर कहीं भी फंस सकते हैं। आज उत्तरकाशी में फंसे, हो सकता है कल बंगाल में फंस जाए, कल किसी और जगह फंस जाए। वो सही सुरक्षित, ये 17 दिन 15 दिन से सुरक्षित है। ये दुर्गा माँ की कृपा है, ये भगवान भवानी की कृपा है, जो इतने लोग पूजा पाठ कर रहे हैं कि वो सारे लोग सुरक्षित आए। लेकिन बाय चांस 17 दिनों में कल किसी तरह की अनहोनी हो जाती, तो क्या ये जो टाइम है, क्या उस टाइम को और कम किया जा सकता है? मुझे नहीं पता कि किस तरीके से किया जा सकता है। आई एम नॉट एक्सपर्ट इनटू इट। तो यही सवाल जो है मैं अपने एक्सपर्ट्स के पास लेकर जाती हूँ। आपने कुछ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर, अमित कुमार जी यहाँ पर मौजूद है। अमित जी, भाई ऑस्ट्रेलिया से बड़ी टीम आई, हाँ, और सबसे खूबसूरत तस्वीर थी जब वो जा रहे थे, तो वहाँ के जो कुल देवता है, मेरे ख्याल से शायद उन्हें यही कहते हैं, अब उनके पास गए, नमन किया, उनका आशीर्वाद लिया, और फिर कहा कि भाई अब काम शुरू करते हैं। लेकिन ऑर्गन मशीनें जो हैं एक टाइम पर थक गई। अब आज मैं अखबारों में पढ़ रही थी, मेरे रिपोर्टर्स वगैरह से बात हो रही थी, तो बता रहे थे कि रैट माइनर। मैंने कहा भाई ये रैट माइनर क्या चीज़ होती है, ये क्या करते हैं? फिर मुझे लगा कि अरे भाई साहब, इस पर तो मानव महामशीन पर भारी पड़ गया कि आखिरी के बहुत महत्वपूर्ण टाइम पर जगह जगह से हमारे
इनको मैं कलाकार ही कहूंगी, कलाकार नहीं, ये वो हैं जो कारीगर हैं, जिनको पता है बारीकी से, हाँ एक्सपर्ट है उस मामले में। ये रैट माइनर्स होते क्या अमित जी, क्या करते हैं, कैसे करते हैं? देखिए, जब आप तकनीकी दृष्टि से देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि पहले जो अमेरिका से ऑगर मशीन मंगाई गई, तो पहले ये समझा गया कि सिर्फ मलबा गिरा हुआ है, वहाँ पे डेब्रिस गिरा हुआ है, जो ऑगर मशीन आराम से उसको काट के उसमें फिर पाइप लगा सकते थे। बट उनको ये नहीं मालूम था कि अंदर एक गर्डर होता है, लैटिस गर्डर कहते हैं, जो लोहे की पटरी को टनल के शेप में लगाते हैं कि जो टनल का रूप है उसका लोड वो सहन कर सके। लेकिन अभी कुछ सूत्रों से ये मालूम चला है कि वो भी शायद टूट गया था, और रॉक बोल्ट जो लगे हुए थे जिसको स्टेबल करते हैं टनल को, वो भी टूटा हुआ था। तो वो सब उस मलबे में फंसे हुए थे। तो जब हम ऑगर मशीन लेके अंदर गए उसको काटते हुए, तो वो ऑगर मशीन उस लोहे के गर्डर, मतलब वो आप समझिए रेल की पटरी में फंसी और उसको काट नहीं पाई और वो टूट गया। तो उसके बाद फिर उसको बहुत कुछ दिन लगे निकालने में। तब तक सरकार ने सोचा कि कुछ और ऑप्शंस देखे जाए, तो वर्टिकल ड्रिलिंग का फिर एक प्लान किया गया कि ऊपर से हम 90 मीटर ऊपर पहाड़ से हम खोद के नीचे जाएं। हाँ। फिर एक साइड से टीबीएम टनल बोरिंग मशीन से जाने का एक प्लान बना। तो 3-4 प्लान्स बने, लेकिन मैं ये कहूँगा कि तकनीकी दिक्कतें आती हैं। हिमालय जो है बहुत सरप्राइज है वहाँ पर, आपको हर 2 मीटर पे वहाँ के रॉक कंडीशन चेंज हो जाते हैं। तो आप एक तकनीक पे रिलाई नहीं कर सकते, आपको 2-3 तकनीक वहाँ लगाना पड़ेगा। और इसीलिए तो अमित जी कहा गया कि मजदूरों के प्लान ए रेस्क्यू अगर खुदा ना खास्ता फेल हुआ तो प्लान बी तैयार है, प्लान बी फेल हुआ तो प्लान सी तैयार है, सब कुछ ब्लूप्रिंट पूरा तैयार था। पर ये रैट माइनर्स कहाँ से एंटर होते हैं और ये करते क्या है, ये क्या मतलब, ये क्या तरीका क्या होता है इनका, और इनको रैट माइनर्स क्यों कहा जाता है? इसलिए क्योंकि 200 जो आपका सिलकारा 200 जाकर डेब्रिस गिरा हुआ था। नहीं अमित जी, तो मेरी रैट मुझे आपकी आवाज नहीं, 270 बीच में मीटर डिस्कनेक्ट लंबा हो गया। हमें लाइन चेंज करके और फिर अमित जी की आवाज सुनी। अमित जी दोबारा बोलिए क्या? हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? तो जो सिलकारा पोर्टल था जहाँ एंट्रेंस था, हाँ। उससे 270 मीटर दूर जाकर वो डेब्रिस हुआ था। हाँ। तो उतनी रैट माइनिंग मींस हाथ में लेके उसको खोदना है हाथ से। तो 270 मीटर तक एक काम था, टूल मशीन जा पाया वहां तक। हमने ऑगर मशीन से फिर पाइप डाला अंदर। हाँ। उसके बाद 10 या 5 या 10 डिस्टेंस बच गया था मजदूरों तक पहुंचने के लिए। तो वो 5 या 10 मीटर फिर हम लोगों ने रैट माइनिंग की। रैट माइनिंग जैसे चूहे होल बना देते हैं मिट्टी के अंदर, चूहे। तो वो पुराने जमाने में जैसे, और अभी भी जैसे नॉर्थ ईस्ट में कहीं करते हैं इलीगल माइनिंग जिसको कहते हैं वहां पर, तो वो उसका सहारा लिया गया। तो 2-3 तकनीकों का कॉम्बिनेशन करके कोशिश की गई कि मजदूरों को निकाला जाए। ओके। सिर्फ मशीन पे हमने देखा मशीन फेल हो गई। हम लोग तो इसीलिए डिपेंडेंट manual drilling एक का चीज वहाँ- पर नहीं रहे, हर सारे प्लान जो हैं हमारे तैयार थे। लेकिन डॉक्टर गुप्ता, हमने तो ये टाइम देखा है, मतलब, और वो तब देखा है जब हमारे पास तो मतलब ठीक है 1000 स्क्वायर फीट के मकान में आप रहते थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तब भी मेंटली आप कितना परेशान हो गए थे कि बाहर नहीं निकले हैं, फला काम नहीं किया है। कुछ टाइम अगर आपको हरा पेड़ पौधे नज़र ना आए तो आपको लगता है कि सब, वो तो अंधेरे में वहाँ पर सारा टाइम मौजूद थे। ये इससे कैसे निपटा जाएगा? और ये तो मैं समझ रही हूँ कि ये उनकी ताकत है, हिम्मत है कि वो वहाँ पर 17 दिन सर्वाइव कर पाए, लेकिन इसके बाद क्या कोई मेंटल प्रॉब्लम, परेशानी, इश्यूज आ सकते हैं कुछ टाइम तक? देखिए रुचिका जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कुछ 17 दिन लगातार मेंटल स्ट्रेस में रहना, क्लॉस्ट्रोफोबिक स्पेस जिसको बोलते हैं, बंद जगह के अंदर डर रहना। जैसे बहुत सारे लोग आपने देखोगे लिफ्ट में फंस जाते हैं तो आधा 1 घंटे में उनकी जान निकल जाती है। बाहर निकलते समय उनका पैल्पिटेशन, बीपी बढ़ जाता है, पहले उनको रिस्केट करना पड़ता है, हमें शिफ्ट करना पड़ता है हॉस्पिटल में। ये लोग 17 दिन से लगातार, तो इसका मतलब मेंटल स्टेट बहुत हाई है, बहुत ही ज्यादा मतलब कॉप अप किया इन्होंने मेंटल स्टेट के साथ अपने। और कहीं ना कहीं फिर भी होता पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मतलब पोस्ट ट्रॉमा के बाद जो सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं साइकेट्रिक भाषा में। तो ऐसे बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, उनको फियर रहे, पैल्पिटेशन हो, एंजाइटी रहे, ट्रेमर्स हो, फाइन या डर लगे इनको,
भूख कम लग रही होगी, आसपास की परिस्थितियों में इंटरेस्ट कम हो जाए, ये बहुत सारे चैलेंज लॉन्ग टर्म में आ सकते हैं, जिसके लिए इनको साइकोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन, साइकेट्रिस्ट का पूरा असेसमेंट होता है, वो करना पड़ेगा। अभी इससे भी जरा जो मुश्किल काम है, उनका इनिशियल असेसमेंट के बाद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, चेस्ट पेन है, उनका सैचुरेशन फॉल हो रहा है, जॉइंट्स या बोन में कोई दिक्कत है, स्किन में इन्फेक्शन है, ब्लड में इन्फेक्शन है, या किसी को चेस्ट में कंजेशन है, या कोई और एक्यूट प्रॉब्लम है, डिहाइड्रेशन है, ब्लड प्रेशर कम है, हाइपोग्लाइसेमिया है, इनका डिटेल असेसमेंट हो रहा है और इनको हम लोग ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अगर किसी को लगता है कि प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ मैनेज नहीं हो सकते, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा सेकेंड लेवल और थर्ड लेवल तक का उन्होंने मैनेजमेंट किया है। जो बाहर एम्बुलेंस खड़ी है वो एसीलेस एम्बुलेंस खड़ी हुई है, नॉर्मल बीएलएस भी नहीं है, 41 एम्बुलेंस खड़ी हुई है हर मरीज के लिए, या हर कर्मवीर के लिए ये एम्बुलेंस जो है। 2 एम्बुलेंस का नाम लिया है सर, क्या इसमें अंतर क्या है? कौन-कौन सी एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं आप? क्या अंतर है इसमें ऐसी सर? एम्बुलेंस बीएलएस मतलब बेसिक लाइफ सपोर्ट, वो एसीएलएस एम्बुलेंस मतलब एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, किसी को सीपीआर देना पड़े, किसी को रेसिस्टेट करना पड़े, किसी को इंट्यूबेट देना पड़े, किसी को कोई पैरामीटर इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट लगाने पड़े, वो हाँ। सारे उसमें पॉसिबल है। और साथ में जो वहाँ पे कमांड हॉस्पिटल पास में बनाया गया, उसके अंदर भी सारी सुविधाएं इमरजेंसी में, या वो ट्राइएज है, या पेशेंट को सेग्रीगेट कैसे करना है, इनिशियल मैनेजमेंट कैसे करना, साइकिट्रिस्ट चाहिए, फिजिशियन चाहिए, इमरजेंसी कंसल्टेंट चाहिए, आईसीयू की नर्स चाहिए, इंटेंसिविस्ट चाहिए, मल्टीपैरा चाहिए, मॉनिटर्स चाहिए, वेंटिलेटर्स चाहिए, पाइप चाहिए, ऑक्सीजन के सोर्सेस चाहिए, सारी सुविधाएं, सारी इमरजेंसी मेडिकेशन, ब्लड प्रेशर की दवाइयां हो, हाइपोग्लाइसेमिया को, जो भी इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक हो, सारी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अब पूरी जो टीम है फ्रॉम टनल पे जो लेवल है, उसमें सारे लोग पूरा फुल्ली इक्विप्ड है इनिशियल असेसमेंट के लिए, इनिशियल उनका मैनेजमेंट देना है, उनको ट्रीटमेंट देना है। और अगर किसी को फोन करना पड़ता है तो एम्बुलेंस एक अस्पताल की तरह काम कर रही है। मतलब एसीएस एम्बुलेंस एक बेसिक आईसीयू बेड होता है, जिसपे सारी सुविधाएं लगी होती है। किसी को कोई भी प्रोसीजर करना पड़े, किसी के लंग्स में प्रॉब्लम है, ट्यूब डालनी है, इंट्यूबेट करना है, आपको बीपी के लिए कोई मॉनिटर आप ये लगाना कह रहे हैं कि इसीलिए एसीएलएस एम्बुलेंस की जरूरत है, एडवांस कार्डियक। एक और चीज, एयर एम्बुलेंस साथ में घूम रही है। अगर किसी को लगता है कि वहाँ पे लोकल हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, हाँ। तुरंत उसको बड़े टर्सरी केयर हॉस्पिटल में जो हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, एयर एम्बुलेंस, वहां शिफ्ट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ए बी सी टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 तरह के मॉडल क्रिएट करेंगे, किसी को कोई भी दिक्कत ना है। हर जान कीमती है, हर जान की हर पल्स कीमती है। उस स्ट्रेटजी से और इसीलिए तो आज सब चीजें साइड में रखकर सबसे महत्वपूर्ण चीज पर डिस्कस करना जरूरी था। 132 करोड़ या 141 आप कह लीजिए करोड़ की आबादी का हमारा देश, लेकिन ये 41 जिंदगी आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि आप कश्मीर से केरल तक देख लीजिए, लोग ये जानना चाहते हैं कि आप कहां पहुंचे, आप कितना आगे पहुंचे, क्या मजदूरों का पहला चेहरा दिख गया है, क्या उनके चेहरे पर मुस्कान है, क्या वो परिवार वालों से मिलनी है। ये तमाम सवाल हमें लगातार यहाँ पर जब हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं तो वो भी दिखाई दे रहे हैं। पंकज चौधरी जी, कई ऐसे सवाल हैं जो जैसे मेरा एक साथ में काम करने वाला एक साथी है, उसने ऐसे बातों बातों में पूछ लिया कि मैडम जी, ये जो 17 दिन तक 41 लोग रहे थे, ये तो कभी एक दूसरे के साथ नहीं रहे होंगे। इनमें से कई ऐसे होंगे जो बहुत गुस्सैल होंगे, कई ऐसे लोग होंगे जो ज़्यादा डरते होंगे, हर किसी की पर्सनैलिटी अलग होगी, लेकिन 17 दिन तक स्ट्रेस के अंदर, प्रेशर के अंदर वहाँ पर रहे हैं। हमें नहीं पता कब कहाँ क्या क्या चीज़ हुई होगी और उन पर क्या बीती होगी। देखिए रुक्का जी, ये जो रेस्क्यू है अपने आप में केस स्टडी के रूप में देश में जाना जाएगा। जिस प्रकार से 41 मजदूरों ने 17 दिन तक इस रेस्क्यू को, जब कोई एक आम आदमी जब देखता है तो उसको लगता है कि बड़ा ही असंभव काम रहा होगा, संभावनाएं बड़ी नगण्य रही होंगी। लेकिन अब जब इस स्टेज पर हैं तो ये बिल्कुल इनको बिल्कुल शाबाशी के पात्र है। हमारी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जिस प्रकार से कम्युनिकेशंस लगातार बनाया गया, लगातार उनसे संवाद किया गया, उनके बाहर उनके परिजनों के साथ साथ अंदर टनल में फंसे मजदूरों के साथ जिस प्रकार का संवाद बना, उनमें जो हौसला लगातार मेंटेन किया गया, ये वही कारक है जिससे कि कमजोर और मजबूत दिल वाले जितने भी लोग अंदर फंसे हुए थे, उन्होंने अपने को बनाए रखा। और आज वो समय है जिसमें कि वो सकुशल बाहर निकलने की स्थिति में है। तो ये कम्युनिकेशन था। जो भी रेस्क्यू की टीमें थी, उन्होंने अपना भी बहुत ही बेहतर कार्य किया है। जैसे कि आपने देखा कि आर्मी है, तमाम एजेंसियां मौके के हिसाब से
किया। लेकिन जो सबसे ज्यादा इसमें हम महत्व देंगे तो इन मजदूरों के हौसलों को देंगे, जो उन्होंने कम्युनिकेशन को पकड़ा और कम्युनिकेशन को पकड़ने के बावजूद इतनी विषम परिस्थितियों में अपने को बनाए हुए हैं, और बड़े ही सकुशल तरीके से जब वो बाहर निकलेंगे और जब उनका मेडिकल चेकअप होगा और मैं तो और उस कुछ पल समय का के बाद जब वो इंतजार कर नॉर्मल रही हूँ, और मैं आएंगे आप तो लोगों वो से नहीं छुपाऊंगी, कहानी मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ पंकज जी। मतलब अब मैं खुद रेस्टलेस हो रही हूँ कि कब वो घड़ी आएगी। मुझे ये कहते कहते अभी बस 41 मिनट हुए हैं कि अब वो घड़ी आने वाली है जब हमें मजदूरों का चेहरा दिखाई देगा। लेकिन आज सुबह से, इनफैक्ट 17 दिनों से हम ये लाइन अपने मन में कह रहे थे कि आज दिख जाएंगे, आज हो जाएगा, आज हो जाएगा। लेकिन मैं अब प्रैक्टिकली आप सबसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि प्रीति जी खुद ये बात बहुत उन्होंने साफगोई से कह दिया। आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, मैं आम आदमी की तरह यहाँ पर डिबेट में हिस्सा लेने आई हूँ। लेकिन डॉक्टर आर्या, मैं शुरुआत आपसे कर रही हूँ। आपको क्या लगता है कितना और टाइम लग सकता है? क्योंकि हम 4 बजे का मुझे वक्त पता था, और अब जब मैं आपसे बात कर रही हूँ 6:42 हो गए। ये पूछते हुए मैं ये जानती हूँ कि मान लीजिए मैं डॉक्टर गुप्ता से कहूँ, डॉक्टर गुप्ता मैं अभी तो 6:45 हो रहे हैं, मैं आपके पास 7:30 बजे आ जाऊँगी, और होते होते 9 बजा सकती हूँ। ये आम जिंदगी में भी होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बावजूद उसके क्या आज या हो सकता है कल भी हो ये ऑपरेशन पूरा? डॉक्टर आर्या, इसमें बड़ा कहना बहुत मुश्किल है कि ये कितनी देर में आएंगे। अगर हम उस जगह पहुंच गए हैं कि जहां से हमारी जो पाइप्स डाले गए हैं डेब्री के अंदर से, और अगर वो खुल गए हैं और एक ऐसी जगह है जहां से हम मजदूरों तक पहुंच सकते हैं, तो फिर इतनी देर लगने का इतना टाइम नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर है तो इस काम में आप जल्दी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर बहुत छोटी सी भी चूक हुई तो उसके नतीजे जो हैं वो बहुत सीरियस हो सकते हैं। ट्रू सर। तो इसमें तो करना तो ध्यान से ही पड़ेगा। हाँ। और मैं आशा करता हूँ, मेरी ये कामना भी है कि भाई जितने भी मजदूर हैं वो अब निकलें, क्योंकि मैं एक तरह से रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं 2 दफ़ा लिफ्ट में फंस चुका हूँ, जहाँ 15 से 20 मिनट में, और उसके बाद आपका क्या हाल होता है। आप बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं आप किसी से भी पूछिए तो ऐसे निकलना, और जैसा कि डॉक्टर गुप्ता ने एक्सप्लेन किया है, इसके साइकोलॉजिकल, आपके फिजिकल और आपके किसी हर तरह के प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पर अब क्यों देर हो रही है ये अब मुझे नहीं समझ में आ रहा, कि अगर आपका सारा सिस्टम इस तरह से तैयार था, और अब मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा कि चीफ मिनिस्टर साहब इस क्रिटिकल स्टेज पे छोड़ के क्यों गए हैं। क्यों गए हैं। और तीसरा सवाल ये है कि क्या हम जो मिलिट्री फील्ड हॉस्पिटल्स तैयार कर सकती है, उसके लिए हमें एयर एम्बुलेंस की और इस चीज की उनकी क्या जरूरत है। जस्ट जहाँ पे टनल है उसके पास ही एक मिलिट्री जो है, जो आर्मी है, जो फील्ड हॉस्पिटल्स बनाती है, जहाँ पे हर तरह की सर्जरी होती है, हर तरह का ट्रीटमेंट होता है। तो मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि ये सब चीजें क्यों। और जैसे मैंने पहले कहा कि किसी भी प्रोजेक्ट को अगर आप हाथ लगाते हैं, और मैं तो इसको कहूंगा कि भाई ये तो एक हादसा है, पर फिर भी अगर आप सोचते कि ये प्रोजेक्ट को हमें कैसे मैनेज करना है, तो उसके लिए जो चीजें अब हम कर रहे हैं वो पहले तैयार होनी चाहिए थी। आप हो ये सकता कह है कि स्टार्ट इतनी देरी क्यों हो रही है वो समझ में नहीं आ रहा है। अमित जी, कोई रोशनी आप इस पर डाल सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम उस इलाके में पहुंच चुके हैं जहां से पाइप डाला गया था रेस्क्यू वाला, तो इतना वक्त क्यों? हालांकि डॉक्टर आर्या ने फिर ये भी कहा है कि यहाँ पर हर चीज फूक फूक कर कदम रखने वाली है ना। हम जानते हैं इतना उतावला नहीं होना है कि अब एंड टाइम पर उतावले हो गए और इतना जल्दबाजी कर लो कि जितना और डेब्री निकाली थी वो वापस आ गिरे। हम ये भी समझ पा रहे हैं। जी जी, हो वही रहा है जो आप बता रही हैं। जब हम आगे जा रहे हैं 1 मीटर या 2 मीटर बचा होगा, और जैसे हम पाइप को अंदर फोर्स से अंदर डाल रहे होंगे या मैनुअल कटिंग से निकाल रहे होंगे, तो ऊपर की डेब्रिस नीचे स्लाइड करके और आ रही होगी, तो वो और स्पेस उसको ब्लॉक कर दे रहा होगा। तो उसको निकालने में मुझे लग रहा है टाइम लग रहा है, और कितना ब्लॉक कर रहा होगा, ऊपर से कितना वॉल्यूम और मास नीचे आके गिर रहा है, वो यहाँ से कहना मुश्किल है। हो सकता है आगे 1-2 मीटर और ब्लॉकेट क्रिएट हो गया हो, फिर रैट माइनर उसको निकालेंगे तो हो सकता है और मास आगे आ जाए। तो यहाँ से बैठ के कहना बहुत ही मुश्किल है कि अंदर की सिचुएशन क्या है। ट्रू। और मुझे आपकी एक लाइन में हम सब सारी बात समझ गए हैं,
और डॉक्टर गुप्ता और बाकी सब लोग इस बात को और अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं डॉक्टर गुप्ता से कहूँ कि यहाँ स्टूडियो में बैठकर एक आप जो है हार्ट का ऑपरेशन कर दीजिए दूसरे स्टूडियो में बैठे आदमी का, तो कहेंगे वो कैसे कर पाऊंगा जब तक मैं हार्ट को देखूंगा नहीं ठीक से। तो वो बात मैं समझ पा रही हूँ कि जब तक हम टनल में वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे हमें क्या पता कि वो स्थिति क्या है। बस जितनी जानकारी मिल रही है वो जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं, और बस हम यही दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द आज वो तारीख साबित हो जब ये 41 मजदूर अपने परिवार वालों से हंसी खुशी मुस्कुराहट के साथ मिलने, क्योंकि हम हिंदुस्तान है, हम भारत है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर आर्या, डॉक्टर DK गुप्ता, अमित कुमार जी, प्रीति पांडे जी और पंकज चौधरी जी, आप सभी का थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम दुआ जारी रखेंगे, आप भी अपनी दुआओं में किसी तरह की कोई कंजूसी मत कीजिएगा।